चलिए बच्चों, अपन हाइड्रोकार्बन्स के एक ऐसे पार्ट पे आते हैं, अगर आपके पास समय होता है ना तो इसको ज़रूर देखना चाहिए। बहुत ही मजबूरी है तो इस पार्ट को हटा देना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप इस पार्ट को ज़रूर देखें, ये आपको बहुत बेनिफिट दिलवाएगा। मतलब होता है ना कई बार ऐसे जो उल जलूल एक आध सवाल आ जाता है, वो इस पार्ट से हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसा क्या करना है। चलिए चलते हैं, अपन लोग आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। धीरे धीरे आपको अभी क्लियर होता जाएगा। मतलब मैंने पहले से ही मैं सब चीज़ें एकदम साफ साफ तरीके से आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर रहे कि भैया क्या करना है। अगर एकदम ही बिल्कुल बोलते ना भैया समय ही नहीं है, तो आप इस पार्ट को साइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है तो जब भी वो कुछ उलझाने की कोशिश करेगा, वो इधर से उलझाएगा आपको। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। चलिए आते हैं अपन। एक तो सबसे पहले अपन देखते हैं टेस्ट फॉर टर्मिनल हाइड्रोजन। ये एक आपको पढ़ लेना चाहिए। ये जब आता है ना, बोलते हैं ना बिल्कुल धुआं उड़ जाता है। हाँ, पता ही नहीं चलता क्या किधर हो गया सवाल, क्लिक नहीं होता ये। इसलिए मैं कई बार अपनी तरफ से सीपी लिखता हूँ। सीपी मतलब कोई केमिकल प्रॉपर्टी के लिए नहीं लिख रहा हूँ, ये टैग मेरा होता है सीपी क्लिकिंग प्रॉब्लम के लिए। आई बात समझ में कि क्लिक नहीं होता है ये वो एरिया है। ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से सवाल नहीं आया है। तो अगर आप सही में बारीकी में जाओगे और सही मायने में आपको कंप्लीट करना है टोटली, तो इस पर आपका टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए होता क्या है। जैसे टेस्ट फॉर टर्मिनल हाइड्रोजन क्या है, तो हमने कहा सर पहले तो ये मतलब बताओ आप हमें टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल हाइड्रोजन वर्ड आया एक्चुअल में जब हमारा मल्टीपल बॉन्ड कॉर्नर पे होता है, तभी आपको हाइड्रोजन जिंदा दिखेगा। भाई कॉर्नर पे मतलब कोने पे होगा, टर्मिनल पोजीशन पे होगा। नॉर्मल अंग्रेजी का वर्ड है, टर्मिनल मतलब कॉर्नर वाली पोजीशन। तो कॉर्नर वाली पोजीशन पे जब होगा ट्रिपल बॉन्ड, तब आपको H दिखेगा। तो हमने कहा उसी को बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। मान लो अगर ये मैं बनाऊं, तो मुझे बताओ इसमें कितने टर्मिनल हाइड्रोजन होंगे आपके हिसाब से। तो आपने कहा सर हमारे हिसाब से यहाँ पर एक टर्मिनल हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इस पे तो है ही नहीं, ये टर्मिनल नहीं है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन होना चाहिए, उसे बोलते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे होना चाहिए। इसमें बताओ अच्छा इसमें कितने, इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। तो तुमने कहा सर इसमें तो एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे अब रहा कहाँ, ये तो फंस गया बीच में। टर्मिनल पोजीशन पे जब होता है ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे, तब होता है टर्मिनल हाइड्रोजन। जब ये कॉर्नर पे होता है तब होता है टर्मिनल हाइड्रोजन। ये तो बीच में फंस गया, मतलब यहाँ पे टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, ऐसा। अब इसके लिए एक टेस्ट भी होता है। तुमने कहा कौन सा टेस्ट सर बताओ। हम भी करेंगे, टेस्ट नहीं टेस्ट टेस्ट होता तुम्हें भी करवाता मैं। ठीक है, क्या है, 3 रिएजेंट है। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है ना। NaNH2। अरे तुमने कहा ये NaNH2 तो सर पहले भी आया था। बिल्कुल सही जवाब, पहले भी आया था ये। इसी को बोलते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये तीसरी जगह है जहाँ पे आप NaNH2 पढ़ लो। आप ऑलरेडी 2 जगह पे पढ़ चुके हो। एक डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में, जब हेलोजन होता है तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैं आगे बताऊंगा, ये आ गया वो दिन, ये वो दिन आ गया है जहाँ NaNH2 आ गया है तीसरी बार, आखिरी बार। तो तुमने 3 बार है यार ये। अब आप सोचो कितनी बारीकी होगी अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो NaNH2 हेलोजन होता है, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में पढ़ाया था, डिहाइड्रो हेलोजिनेट करता है। दूसरा NaNH2 बिर्च रिड्यूसर, बिर्च ना मिर्च ना खाना, बिर्च रिड्यूसर, याद है। तुमने कहा हाँ यार, वो ट्रांस टू एल्कीन बनाता था पार्शियल रिडक्शन करके। और तीसरा अब हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास टर्मिनल हाइड्रोजन हुआ तो ये टर्मिनल हाइड्रोजन का टेस्ट देगा। तुमने कहा अच्छा क्या करेगा अभी बताता हूँ, पहले देख लो। दूसरा तुमने कहा और कौन है सर, Cu2Cl2N, ये तो मीडियम है NH4OH। ठीक है, मेन है Cu2Cl2। ठीक है, और तुमने कहा तीसरा कौन है सर, AgNO3 इन NH4OH। और इसका तो एक स्पेशल नाम भी है, अगले साल ये कुछ ज़्यादा ही फेमस होने वाला है। फेमस अभी भी है, अगले साल ज़्यादा ही फेमस होने वाला है। इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। क्या कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। तुमने कहा अच्छा ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट। ये भी 2 जगह देखने को मिलता है पूरी केमिस्ट्री में। एक आप अल्डिहाइड के ऊपर इसको पढ़ोगे और एक आप टर्मिनल हाइड्रोजन के ऊपर पढ़ोगे। मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड है और टर्मिनल हाइड्रोजन है
तो एक उस पर एक्शन पढ़ोगे और एक आप इससे ज़्यादा मतलब 90 ये 1% मान लो और 99% टाइम्स जो है आप इसको पढ़ोगे एल्डिहाइड के ऊपर। टॉलेंट टेस्ट करके पढ़ेंगे वो अगले साल मतलब अगले उसमें है 12th वाले सिलेबस में है, ठीक है। वो तो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ अगले साल, बाकी जो नीट दे रहे हैं उनके लिए क्या अगला साल, वो तो यही है सब कुछ, है ना, ठीक है ना। चलिए क्या करना है अभी अपन देखते हैं ज़रा, इसको अपन थोड़ा कॉर्नर पे कर दें, देख तो लिया ही है तुमने, ठीक है। थोड़ी देर के लिए तुम्हारी नज़रों से ओझल कर दें इसको ज़रा, ये लो, ठीक है ना, ये चलिए। अभी भी कुछ लोग इतने खुराफात हैं, है ना, वो अंदर होता है कीड़ा, वो अभी यहाँ क्या लिखने वाले हैं ये नहीं देखेंगे, वो इसको ही चेक करेंगे अंदर क्या लिखा होगा, ऐसा जो नहीं दिखाते हैं ना उसको देखने की कोशिश करते हैं लोग चलिए, इन तीनों में एक खास बात है, तीनों के पास मेटल वाला पार्ट है, तीनों के पास मेटल है, तो बस ये मेटल को आपको सजा देना है, कहाँ पर, हाइड्रोजन को हटा के। तो ये मेटल सजा दूंगा, जैसे Na C ट्रिपल बॉन्ड C Na, एक तो ये यार C Na, ज़्यादा तेज चलना नहीं है, ऐसा बोर्ड बोलता है, ज़्यादा तेज चलोगे इधर उधर हो जाएगा बॉन्ड, ठीक है भाई। तो CNA, ठीक है। इनके कलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जैसा मैंने लिखा है कलर भी वैसा ही है, येलो PPT, ये अपने कलर पे भी बड़े फेमस है, येलो PPT, येलो PPT, ठीक है। चलिए दूसरा बोलते हैं यहाँ पे क्या होगा, अब इतने समझदार तुम भी हो यार, तुमने कहा सर Cu जुड़ जाएगा, भाई Cu जुड़ जाएगा, Cu, ठीक है ना। ये होता है आपका रेड ब्राउन PPT, रेड ब्राउन PPT, ठीक है। एक अच्छी बात बताऊं, अगर तुम्हें रट्टा नहीं मारना है तो, ये जो कहानियां है ना कॉपर की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कोई नियम नहीं है, ये मैं अपना बस एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉपर अपने दो जगह पर इस सेम कलर के लिए फेमस है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कलर आता है कॉपर का वो आता है रेड ब्राउन ऑर्गेनिक में, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो कॉपर का कलर, एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, एग्जाम में जो सवाल है वो कहाँ इर्द गिर्द घूमते हैं। देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, अगर रट्टा नहीं मारना है तो तुम नोटिस करना, इनऑर्गेनिक में कलर्स के क्वेश्चन कॉपर को लेकर तुम देखना, ब्लू कलर कॉपर, ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर ऐसा लिखता है, वो एक ही बात है, ब्लू डीप ब्लू, ठीक है ना। तो ब्लू कलर, कॉपर अपने ब्लू कलर पे फेमस है इनऑर्गेनिक में, जैसे आपने सुना होगा CuSO4.5 ऑफ H2O, ब्लू विट्रियोल, आपने सुना होगा CuNH3 होल 4 2+, डीप ब्लू कलर, आपने सुना होगा कभी बोरैक्स बीट टेस्ट पढ़ा होगा पी ब्लॉक में, CuBO2 होल ट्वाइस, वो भी ब्लू कलर का होता है, कॉपर का जो मेटाबोरेट बनता है वहाँ पर ब्लू कलर का है। तो कुल मिला के इनऑर्गेनिक में कॉपर ब्लू, और ऑर्गेनिक में आप अगर जाएंगे तो आपको कॉपर का कलर मिलेगा रेड ब्राउन, एक आज यहाँ दिख रहा है और एक आपको मैंने कहा था ना जब हम टॉलेंस फेलिंग्स, टॉलेंस के साथ 2 और पढ़ेंगे एल्डिहाइड में टेस्टिंग में, कि एल्डिहाइड की टेस्ट देते हैं टॉलेंस, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट, तो जो फेलिंग्स बेनेडिक्ट टेस्ट है ना उसमें कॉपर आपको रेड ब्राउन ही देगा। मतलब ऐसे आप पकड़ सकते हो कि ऑर्गेनिक में कॉपर रेड ब्राउन पे फेमस है और इनऑर्गेनिक में कॉपर के कंपाउंड्स ब्लू पे फेमस है। भाई ये बहुत ज़बरदस्त बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ऑब्जर्वेशंस होते हैं ये, ठीक है ना। बस वो आपने पढ़ लिया तो ईजी हो, यूँ तो बोलने को एक लाइन होती है यार, देखो ऐसे बोलने के लिए आपके लिए हमारे लिए एक लाइन हो गई, आपके सुनने के लिए एक लाइन हो गई, लेकिन एक्चुअल में इसमें कितना सारा बोलते हैं ना, कितने साल लग जाते हैं इन ऑब्जर्वेशंस के लिए। और अच्छा ऐसा भी है, ले भाई, तो तुम्हें पकाया पकाया दे दिया जाता है। तो इसलिए ध्यान से PYQ देखोगे, सिर्फ कलर पे कॉपर के कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे यार, और एक झटके में सॉल्व हो जाएगा जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला। चलिए Ag लगा दो, अब Ag, ठीक है ना, सिल्वर, ये चलिए तुमने कहा किस कलर का है, वाइट कलर का, सिल्वरी वाइट, तो सिल्वर जो है वो वाइट कलर का है,
वाइट पीपीटी, ठीक है ना। ये पीपीटी का सिंबल है डाउनवर्ड एरो, ठीक है ना, ऐसा है। तो वाइट पीपीटी ऐसा है। तो ये वाइट कलर का, ये रेड कलर का और ये येलो कलर का, समझ में आया। तो एक ये पढ़ लो भैया, टेस्ट फॉर टर्मिनल हाइड्रोजन, बड़ा काम आएगा। अगर फिर बोल रहा हूँ कॉर्नर पे है ट्रिपल बॉन्ड और इन तीन में से कोई रिएजेंट अच्छे से पकड़ना, भूल जाते हैं क्लिकिंग प्रॉब्लम लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे में ज़रा ध्यान से करना आप कि भैया ऐसे में बिल्कुल रिएजेंट, हाँ यार ये तीन है ना। ये तुम्हें पता है ये वाली जो रिएक्शन है ना, इतना पोर्शन ये बड़ा फेमस है। मैं थोड़ा सा आपको इंडिपेंडेंटली भी बताना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे को बोल दिया, अरे साहब ये वाली रिएक्शन दी है आपको, ठीक है ना, ये रिएक्शन दी है और आपके सामने हमने रख दिया NaNH2, आप क्या करेंगे। अरे यार एक तो ये बोर्ड बड़ा खतरनाक इम्तिहान ले रहा है ये बोर्ड हमारा। चलिए NaNH2, ये देखो NaNH2, अभी ठीक कर देंगे इसको, ज़रा कहानी कंप्लीट हो जाए ज़रा, है ना। उसके बीच में कोई इंटरप्शन नहीं, कोई नहीं आ सकता अपन लोगों के बीच में। चलिए ठीक है ना। देखिए तो तुमने कहा सर कितने टर्मिनल हाइड्रोजन है। भाई अगर दो होते मैं दो हटा देता, एक होते एक हटा देता हूँ। और एक जो एग्जाम में ट्रेंडिंग क्वेश्चन एक चल रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तुमने कहा ये हो गया सर, ये बढ़िया बनाया तुमने, और कलर वही होता है। ये मत सोचना अरे सर ये जो पीछे लिखा था ये तो दो सोडियम लगते तब का कलर, ऐसा कुछ नहीं है। एक लगे सोडियम, भाई यहाँ दो हट सकते थे इसलिए दो हटे, वहाँ एक ही टर्मिनल था आपके पास तो एक हटा। तो एक हटे या दो हटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर सोडियम येलो ही देगा। और तुम्हें पता है कलर अगर आपको याद नहीं करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि सोडियम का नेचुरल कलर येलो होता है, सोडियम का बोलते ना गोल्डन येलो कलर का होता है सोडियम, तो जो सोडियम का कलर है वही यहाँ पे इस कंपाउंड का कलर है, ठीक है ना। और कॉपर के लिए तो मैंने कहा ही था कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे करके पकड़ सकते हो, ठीक है ना। रेड ब्राउन पीपीडी के कॉपर ऑर्गेनिक में रेड ब्राउन ही देता है, तुमने कहा ये भी याद हो गया सर, ठीक है। और सोडियम खुद येलो होता ही है। और इवन अच्छी बात बताओ इंटरेस्टिंग, सिल्वर भी वाइट ही होता है, सिल्वरी वाइट बोलते हैं उसको। तो सिल्वर जो है सिल्वरी वाइट, कहीं पढ़ना उसका कलर प्रॉपर, ठीक है ना। तो सिल्वर वाइट, ठीक है ना, ऐसा है। तो सिल्वर का वाइट पीपीडी, ठीक है, ऐसा है। तो तुमने कहा चलो सर ये ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और सवाल बना दूँ, मतलब ये एरिया ऐसा है अभी चल रहा है जहाँ से सवाल उसने चेन रिएक्शन के फॉर्म में दिया है। ये तो अपने एक कंप्लीट कर लिया। अब अगर मैं इसको चेन रिएक्शन के फॉर्म में बना दूँ, ये देखो, और ये अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ एग्जाम में NaNH2 बोला ए बनाओ, तो ए तो आपके सामने वो भी बना हुआ भी है, पढ़ लिया था। फिर उसके बाद वो क्या करता, बोला रुको एल्काइल हैलाइड रखेंगे हम, RX भी बोल सकते हो आप इसको, अगर आपको एक जनरल उसमें बोलना है तो आप इसको RX बोल सकते हो, ठीक है। बोला बी बनाना है, तो बताओ ये ए और बी क्या होगा। तुमने कहा ए तो हमें मालूम है क्या होगा, ये हटाओ। अब यार ये तो अभी पढ़ा है इसलिए आपको मालूम है, लेकिन आपको अपने दिमाग में अच्छे से रखना है कि नहीं यार मेरे को मालूम है कि यार वो ट्रिपल बॉन्ड है ना, टर्मिनल हाइड्रोजन है ना, तो वाला टेस्ट देता है ये NaNH2। तुमने कहा ठीक है, तो ये ऐसा बना। फिर उसके बाद तुमने कहा ये बनने के बाद अब आगे क्या करोगे वो बताओ। आगे कुछ नहीं करना है भाई, वो दिख रहा होगा। तुमने कहा सर ये तो हमने पढ़ा नहीं है, ये कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन बना दोगे, नहीं तो अगले साल मतलब 12th वाले पोर्शन में भी आता है ये, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो कवर। ये देखो, तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे, थोड़ा छोटा कर दूँ मैं, ठीक है, तो आप देखेंगे तो यू विल गेट NaX बाहर, और ये मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है इसलिए आप इसको सही से उठा लो यार, बढ़िया। तुमने कहा ये NaCl निकला, वो तो हमेशा का ही है, मेटल हेलोजन को ले जाता है, ये निकला और ये बन गया, और क्या चाहिए, है ना। ये NaCl निकल गया, ये CH3 इस पे आ गया, ये बन गया प्रोडक्ट अपना, सही है कि नहीं, ये ऐसा है। चलिए तो कुल मिला के तुमने कहा हाँ यार ये हो गया अपना एक काम, ठीक है। अब एक और वैरायटी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा इसी की, ठीक है ना। और ये देखो भाई, ये देख लो, ये तीनों सब ट्रेंडिंग है, ये मतलब समझ रहे हो ना। तो ये बड़ा खास बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अब क्या होता है भाई, मेरे मन में तो आया, जब तक मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे मन में आया कि यार मैं तो दोनों पे ही, ऑब्वियस ही बात है दो टर्मिनल है, दोनों को उड़ा दूंगा मैं। लेकिन कई बार एग्जाम वाला बोलता है एक एक करके उड़ाओ, तो हमें कैसे पता चलेगा एक एक करके उड़ाना है कि
ऑप्शन से पता चल जाता है और कई बार यहाँ लिख भी देता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऐसा लिख दिया ना, इसके मायने होते हैं कि भैया एक ही यूज़ करना है आपको, इसके मायने हैं एक ही यूज़ करना है। ठीक है, तुमने कहा एक ही यूज़ करना है तो ठीक है करते हैं यूज़। तो एक ही बार लगाना किसी पे भी, चाहे इस पे रहिए एक बार, तो Ca ट्रिपल बॉन्ड Cn है। तुमने कहा ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखा था, मतलब एक ही बार यूज़ करना है। कुछ नहीं लिखा होता तो मैं 2 बार यूज़ कर लेता, ठीक है ना, लेकिन कुछ नहीं लिखे होने पे भी एक बार यूज़ हो सकता है। तुमने कहा ये क्या बात हुई सर, दो बातें कर रहे हो आप। कुछ नहीं लिखे होने पर भी कैसे पता चलता है मुझे कि मुझे एक ही यूज़ करना है? मैं अभी आपको ऑप्शन से सिखाता हूँ, पहले आप एक एक करके सीख लो। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वाला पहले सीख लो कि यहाँ तो गिवन है तो हम चलो एक ही यूज़ करेंगे। फिर CH3Cl, तुमने कहा ठीक है, PYQ करोगे ना दिखेगा सवाल, ठीक है, ये NaCl CH3। फिर इसने कहा रुको अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये देखो। फिर उसने कहा कि भैया ये NaNH2 फिर से डालो। तुमने कहा हाँ यार समझ में तो आ रही है बात कि यार NaNH2 फिर से डालो तो क्या होगा, वो जो एक बचा था वो भी हिस्सा लेगा। तुमने कहा हाँ, और बोला अभी फिर से एल्काइल हैलाइड डालो इसमें CH3Cl, जिसमें कि NaCl निकल जाएगा, ठीक है, और CH3 जुड़ जाएगा तो CH3C ये। तुमने कहा सही है यार, बढ़िया है ना। तो ये इस तरीके से अपन लोग करते हैं। तुमने कहा ठीक है यार बात सही है। अब उसकी मर्जी है, वो ये कहानी को यहाँ तक भी रोक सकता है, वो ये कहानी को यहाँ तक भी रोक सकता है, और वो ये कहानी को आगे भी बढ़ा सकता है फिर से NaNH2 और ये देकर, उसकी मर्जी है। इसलिए आपको पूरा एक चेन रिएक्शन मालूम होना चाहिए, उसके बाद उसको कट पिट कर लेने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, काट लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक पूछ ले, यहाँ तक पूछ ले, उसकी मर्जी है, ठीक है ना। ऐसा है क्योंकि यहाँ तक भी पूछा गया है, यहाँ तक भी पूछा गया है और यहाँ तक भी पूछा गया है, इसलिए आपको पूरा टोटली आना चाहिए। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे ख्याल से आप आराम से कर सकते हो यार। ये देखो, तो ये चल रहा था बच्चों, ठीक है ऐसा। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये ऐसे करके। अब कभी कभार हल्की फुल्की हरकत ये कैसी कर देता है, बोलता है रुको, बोला अब मैं Na लूंगा, NaNH2 नहीं लाया, तो जो काम NaNH2 करता था वही काम Na भी करता है, मेरा बस कहना ही है। और तो मैं लिख रहा हूँ, और की जगह ऐड लिखना चाहिए कायदे से तो मेरे को, कि यार जो काम ये कर लेता है, ठीक है ना, NaNH2 वही काम Na भी कर लेता है सेम। तो बोलेगा ये वो भी क्या करेगा, तो ये भी एक रिएक्शन है, तो वो मेरे ख्याल से आप आराम से कर सकते हो। और ये तो बच्चों वाली रिएक्शन है सोडियम के साथ, क्यों मालूम, क्योंकि एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है जिसमें आपको पता है मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, तो उसने कर दिया, उसने कर दिया, क्या दिक्कत है उसमें, ये लो। तो इसलिए उसमें हैरान परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो जो काम कर सकता है NaNH2 वही काम कर सकता है सोडियम, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप इसको ज्ञान में ऐड ऑन करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आई बात समझ में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, ठीक है ना। ऐसा है, तो मैं आपको ये सब बता रहा था, ये सब एक ही बात है, घूम फिर के यार NaNH2 हो या Na हो या Cu2Cl2 हो या फिर Ag हो, AgNO3NH4, इन सब का काम है कि भैया हमें जो है टर्मिनल हाइड्रोजन को पहचान के उसको हटाना है और हम खुद जुड़ जाएंगे वहाँ जाके मेटल। इनके कलर सिल्वरी वाइट बोलना, कॉपर तो वैसे भी मैंने कहा ना ऑर्गेनिक में रेड ब्राउन दिखाता है मैक्सिमम जगह, जहाँ मेन जगह है एग्जाम के क्वेश्चन, और सोडियम खुद येलो ही होता है, तो येलो, ठीक है ऐसा। तो चलो यार ये एक बड़ी चीज़ अच्छी हो गई अपनी कंप्लीट, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ ये देखो, तुमने कहा चलो ये ठीक है सर हो गया, ठीक है। उसके बाद टेस्ट फॉर टर्मिनल हाइड्रोजन के बाद अपन चलते हैं एक पायरोलिसिस, देख लो पायरोलिसिस। पायरोलिसिस तुमने कहा ये क्या होता है, क्रैकिंग को ही बोलते हैं पायरोलिसिस। तुमने कहा ये भी क्या होता है, भैया पायरोलिसिस भी नहीं मालूम था, क्रैकिंग भी नहीं मालूम है ना। तो ये दोनों ही क्या है, तो बोलते हैं इसमें ब्रेकिंग होती है, ब्रेकिंग होती है ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉल हाइड्रोकार्बन
हीटिंग के थ्रू, स्मॉल हाइड्रोकार्बन, है ना, ठीक है। तो ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन है, ब्रेकिंग माने थर्मल डिकम्पोजिशन, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है लार्जर हाइड्रोकार्बन का स्मॉलर में। अब यहाँ एक चीज़ देखो बच्चों, दो है यहाँ पे क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बेसिस पे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है तो काम का है। एक 6 कार्बन का पढ़ना है अपन को और एक 12 का। अच्छी बात है कि 6 कार्बन वाला में, मतलब 6 कार्बन वाले में 3 प्रोबेबिलिटी पढ़नी है और 12 वाले में एक ही पढ़नी है, तो इसलिए टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से देखें। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे तो प्रोबेबिलिटी बहुत हो सकती है, 773 केल्विन टेम्परेचर याद नहीं रखना है अपन को, बस ये समझो कि हीट कर दिया, ये टूट गया, कितने पे हिट किया वो जान दो। अब नॉर्मल हेक्सेन है जिसको आप हायर हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हो, तो हायर हाइड्रोकार्बन है ये। अभी मैं इसको तोड़ने वाला हूँ लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, तो ऑब्वियस सी बात है उसी को कहते हैं पायरोलिसिस या क्रैकिंग। क्रैकिंग के अंदर वर्ड समझ में आ रहा होगा ब्रेकिंग, ऐसा राइमिंग आ रहा है, क्रैकिंग ब्रेकिंग, ठीक है, ऐसा है। अब इनकी जो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, 3 स्टेजेस में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 3 ही पॉसिबिलिटी है, देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटी, लेकिन एनसीईआरटी वालों ने बचा लिया, बोला बेटा तुम 3 ही कर लो, बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत सारी होंगी, तो देखा एक ही सवाल में बहुत लंबा टाइम लग गया, ठीक है। हमने कहा क्या है वो 3 पॉसिबिलिटी, थोड़ा छोटा कर देते हैं, इतने बड़ा एरो की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, तो बोलते हैं वो 3 पॉसिबिलिटी हैं कि एक बार ये टूटेगा 3, 2 और 1 में। तुमने कहा अच्छा ठीक है, 1 लिखूं या ना लिखूं, अंडरस्टूड है वो तो, ठीक है। एक बार टूटेगा बोला ये 4 और 2 में, और एक टूटेगा 6 में। अरे तुमने कहे तो टूटा ही नहीं, टूटा है, ठीक है ना, उसके अंदर, उसके गिरेबान में, उसके दिल में झांक के देखो, टूटा है वो। अभी बताता हूँ कैसे। आप क्या बोलना बच्चों, आप ये कहना कि एक, देखो ऐसा कोई नियम नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का पकड़ना है अपन को कि उसने क्या क्या ब्रेकिंग प्रोबेबिलिटी बताई है। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, हम अपना दिमाग लगाएंगे तो और भी हो सकती है, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा, क्या कर लोगे तुम भाई, सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो मिल जाओ, चलो मैंने करो, अबे वहाँ ऑप्शन भी तो मिलना चाहिए भाई, ठीक है। तो 3, 2, 1, जिसमें से आप बोलना एक जो छोटा वाला होता है, सबसे छोटा वाला, जो सबसे छोटा वाला होगा उसका एल्केन बनाना है, बाकी 2 को एल्कीन बनाया करो। और एल्कीन का फॉर्मूला सबको पता है, CnH2n, जितना कार्बन होता है उसका डबल हाइड्रोजन होता है, तो C2H4 C3H6, सही है, ऐसा है। तो तुमने कहा सही है। फिर ऐसे ही मैंने कहा ना एक छोटा क्या होता है, अभी बताया था, एल्केन, और जो बचा हुआ है बड़े वाले, एक ही बस छोटा एल्केन होता है, बाकी बचे हुए एल्कीन होता है। तुमने कहा ठीक है। अच्छा इनको जोड़ के देखो क्या ये फॉर्मूला बन रहा है, C6H14, जोड़ो ज़रा, तुम्हारी गणित चेक करें। तुमने कहा हाँ सर इतनी तो आती है, 3, 2, 5, 1, 6, 6, 4, 10, 14, तुमने कहा हो गया, 2 और 4, 4 और 2, 6, तुमने कहा ठीक है, 8 से 14 आ रहा है, मतलब टुकड़े वही मिलने चाहिए कि जोड़ो तो वापस दिखे, हाँ यार। C6H12, तुमने कहा यहाँ तो बाहर से लग रहा था टूटा ही नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन टूटना भी तो टूटना ही होता है भाई, CC बॉन्ड टूटे या हाइड्रोजन टूटे वो भी तो टूटना ही होता है कि CH बॉन्ड टूट गया, हाँ भाई ब्रेकिंग हुई तो है, ऐसा है। तो कहने का मतलब है ये 3 प्रोबेबिलिटी है, तो इसको कैसे, देखो रट्टा मारोगे तो याद नहीं होगा, सीधे बोलना 3, 2, 1, इतना तो बोल सकते हो ना, 3, 2, 1, लो अच्छी स्लाइड पे लिखता हूँ, 3, 2, 1, 4, 2, भाई ऐसे बोलो, 3, 2, 1, 4, 2, और बोलना 6 का 6 ही है भाई, इतने में समझ में आ जाएगा। एक सबसे छोटा कौन, एल्केन, कभी भूल जाओ कि कौन एल्केन था, तो यार ऑब्वियस ही बात है एक कार्बन का एल्कीन तो नहीं हो सकता ना, तो यहाँ से तुम्हें याद आ जाएगा, और नहीं यार वो छोटा वाला एल्केन, क्योंकि एक कार्बन का एल्कीन तो हो नहीं सकता, तो ये भी पकड़ में आ जाएगा कि हाँ एल्केन, बचे हुए एल्कीन, ठीक है, जितने भी बच गए, जो भी जितना बचा सब एल्कीन के खाते में। फिर एक छोटा वाला एल्केन, तो वो यहाँ से पकड़ में आ जाता है कि छोटा वाला एल्केन, क्योंकि एक कार्बन का एल्केन ही हो सकता है, एक कार्बन का एल्कीन नहीं हो सकता। कॉमन सेंस बहुत कुछ करवा सकता है हमसे, ठीक है। और यहाँ तो हाइड्रोजन निकलेगा तो याद ही रहता है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी थी, तुमने कहा सर हो गया, इसे बोलते हैं पायरोलिसिस। और देखो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो तुमने सही लिखा था बिल्कुल, लार्जर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन, सही है, तुमने कहा सही बात है, हीटिंग के साथ तो जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए, है ना, ये
चलिए, ऐसे ही बॉटनी वॉटनी में कहीं शायद तुम लोग एंडोन्यूक्लियस पढ़ते हो। एंडोन्यूक्लियस सीजर होती है, सीजर है ना, मॉलिक्यूलर सीजर जो होती है ना, ऐसा। तो यहाँ भी एक सीजर जैसा काम हो गया, ठीक है ना, काट कूट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, है ना। तो एक बड़ी से चीज़ को कच कच काट के छोटे छोटे टुकड़े कर देते ना अपन, वही चल रहा है, ठीक है। तुमने कहा सर एक 12 कार्बन वाला भी था, अब तुम्हें ऐसा तुम डर जाते हो। तुमने कहा यार सर जब 6 कार्बन में इतने लफड़े तो 12 में तो और होंगे, इनने फिर बचा लिया एनसीईआरटी वालों ने। 12 कार्बन वाला हालांकि इतना फेमस नहीं है, बट एनसीईआरटी में तो पढ़ लेना चाहिए भाई। तो 12 कार्बन वाले में इनने कहा कुछ मत करो, 7 और 5 में बस तोड़ दो, बस कोई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुमने कहा ये तो अच्छी बात है यार, तो ज़्यादा उलझाते नहीं है ये लोग। इन्हें सिर्फ अपना कंसेप्ट चेक करना है कि क्या आप कंसेप्ट पकड़ पा रहे हो कि हाँ यार। और इसको कैरोसिन भी बोलते हैं, 12 कार्बन कैरोसिन है ये। कैरोसिन हो गया या कोई भी फ्यूल्स होगा, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन्स। तो ये कैरोसिन है, अपन ने हीट किया। अब तुमने कहा 7-5, अब यार कोई नियम तो था नहीं कि छोटा एल्केन, वो तो पीछे था, यहाँ उल्टा हो जाता है, बड़ा एल्केन हो जाता है CnH2n+2। देखो मैंने 14 नहीं 16 लिखा है, और जब भी 2 ज़्यादा लिखते हैं डबल करके तो वो ऑब्वियस ही बात है एल्केन होता है, तो हेप्टेन। तुमने कहे तो भूल जाएंगे सर, हम बताता हूँ, तरीके हैं यार, ऐसा नहीं है, सब तरीके हैं, अभी सब पकड़वाते हैं। पेंटीन, अब पेंटीन ज़्यादा तुमने एक शैम्पू में सुना होगा, पेंटीन शैम्पू, सीधे बोलना पेंटीन प्रो विटामिन बोलते ना, तो सीधे बोलना 12 कार्बन से शैम्पू बनेगा। कैरोसिन ऐसे याद रखने के लिए बोल रहा हूँ मैं, पेंटीन शैम्पू, पेंटीन बना था कि पेंटीन, और यार पेंटीन होता है शैम्पू, पेंटीन, तो हमें समझ में आता है ये एल्कीन है तो ये एल्केन होगा भाई, तो इसको हम नाम से पकड़ लेंगे, साउंड से। मेरी बात समझना, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। पेंटीन बोलना शैम्पू बनता है ना भाई, ये जिंगल है तो शैम्पू बनता है, ऐसे बोलना पेंटीन, ऐसा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है दूसरा एल्केन, और यहाँ पे बोलना सबसे छोटा वाला एल्कीन बन नहीं सकता, इसलिए एल्केन होता है, तो सबसे छोटा एल्केन, बाकी रेस्ट आर एल्कीन, ठीक है। तो ऐसे करके पढ़ लो जिससे आपको ये रट्टा ना मारना पड़े, छोटे बड़े वाला एल्केन ही हो सकता है सबसे छोटा। और यहाँ पे तुमने कहा पेंटीन, पेंटीन प्रो विटामिन, ऐसा ऐसा बोल दो प्रो पेंटीन, तो याद रहेगा। ये लो भाई पायरोलिसिस भी हो गया, ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। और अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कुछ मैकेनिज्म, जिससे कि आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। मैकेनिज्म तो ऐसा है, बाद में किसी को लगता है तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन बारीकी पकड़ना है तो मैकेनिज्म एक आखिरी चीज़ और है, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं अपन आगे, चलिए देखिए मैकेनिज्म ज़्यादा नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि लेकिन मैकेनिज्म पढ़ लोगे ना तो समझ लो एक भी तुमने लूप होल नहीं छोड़ा। और जब बहुत मजबूरी होती है ना तो इसको हटा सकते हैं, लेकिन जब मजबूरी नहीं है तो आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है सवाल यहाँ से नहीं आए, सवाल आए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, ठीक है। इस वाले वन शॉट को मैं अलग ही रखूँगा, मतलब ये ऑप्शनल है कि भैया जिसके पास समय है वो ज़रूर देखें, जिसके पास समय नहीं है फिर तो ऑब्वियस ही बात है भाई, कुछ तो हटाएंगे ही वो, ऑब्वियस ही बात है, तो फिर इसको हटा देना, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है आपसे क्वेश्चन नहीं आया, बार बार क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको, इसलिए बिल्कुल सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ठीक है, और क्राइम पेट्रोल ना देखें। चलिए ये देखो यहाँ पर मीथेन का क्लोरीनेशन एक आपने पढ़ा था, ठीक है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में, याद करो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते थे, एल्केन का हेलोजिनेशन, सनलाइट से मुझे दिख जाता है कि हाँ यार FSR है, CH3Cl और HCl, है ना, ऐसे करके देखा था कि यार सर यहाँ से H निकलेगा, इसके एक Cl को लेके जाएगा, जो बचा हुआ CH3 ग्रुप होगा, है ना, जो बचा हुआ CH3 ग्रुप होगा, ठीक है, वो इसके दूसरे Cl को लेकर जाएगा, ऐसे ये गरबा में एक एक साथी चले जाएंगे, ये अलग अपना गरबा खेलने जा रहे हैं, ये अलग जा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है। चलिए तो ये ऐसे साथी लोग चले गए लेके, ठीक है, चलो अच्छा ठीक है। तो अब उसके बाद
तुमने कहा ठीक है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या थी याद करो, इसमें दो थी कि मीथेन, ठीक है, मतलब भाई ऐसा एक एक साथी चूज कर लेते हैं लोग, क्लोरीन, सनलाइट, ठीक है। अब ये देखो, तुमने कहा यहाँ कंडीशन ये है कि ये एक्सेस में दिया है, एक्सेस में दिया है, तो ये कसम खा लेता है जब तक मैं इसके सारे हाइड्रोजन को नहीं उड़ा देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि हर बार एक Cl आता है, हाइड्रोजन ले जाता है, एक Cl अंदर, फिर दो Cl में से एक Cl हाइड्रोजन ले जाएगा आपका, ऑब्वियस सी बात है ना, HCl, और एक Cl अंदर आ जाता है। अब हाइड्रोजन जाएगा तो वैलेंसी तो फ्री होगी ना कार्बन की, तो एक Cl आ जाएगा, फिर Cl2, एक H, एक Cl बाहर और Cl अंदर, फाइनली ये आया और Cl2 के साथ CCl4, ठीक है ये तुमने कहा ठीक है चलो, यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे, ये मेजर प्रोडक्ट है यहाँ का। अगर एक्सेस दे दिया तो ये मेजर प्रोडक्ट है एक्सेस में, और अगर एक्सेस नहीं दिया है तो ये मेजर प्रोडक्ट है पहली स्टेप में ही, क्योंकि आगे बात बढ़ेगी नहीं जब तक Cl2 ज़्यादा नहीं होगा, आगे बात कैसे बढ़ाएंगे, सही है कि नहीं, ऐसा। तुमने कहा ये तो देख लिया था, पीछे भी मैकेनिज्म बताओ, मैकेनिज्म चलिए मैकेनिज्म, ये इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देखो यार, दो तीन मैकेनिज्म ही है, थोड़ा सा भी पेश बोलते ना, आपका 1 घंटा इस तरफ इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है एग्जाम में, बस इतना ही बोलूँगा भाई, ठीक है, इतने में समझदार हो आप, समझ जाओगे, है ना, मतलब 1 घंटा इधर इन्वेस्ट, मतलब हम अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वेस्ट नहीं जाता, बहुत मजबूरी की बात है कि नहीं कर सके तो ही हटाए इसको, नहीं तो इसको लेके चलो, ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा चलिए मैकेनिज्म जब हम पढ़ रहे हैं तो हम इस कहानी का पढ़ेंगे, जैसे कि आप जानते हो मीथेन का क्लोरीनेशन एक्सेस वाला, इसमें सारी प्रोबेबिलिटी है इसलिए इसका पढ़ते हैं, ये भी तो इसमें आ ही गया ना। तो हमने कहा चलो बताओ क्या करना है, बोलते हैं 3 स्टेप में होती है ये वाली मैकेनिज्म, 3 स्टेप में, मीथेन का जो क्लोरीनेशन है ये 3 स्टेप में होता है। अच्छा क्या है वो 3 स्टेप, वो 3 स्टेप हैं चेन इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप, ठीक है, फिर उसके बाद चेन प्रोपगेशन स्टेप, अभी बड़े अच्छे नाम लग रहे हैं, वाह यार क्या नाम है, ठीक है, और ये क्या आ गया, ये बीच में यार क्या है, दब जाता है एक्चुअल में, अरे यार ये तो कोलैप्स, चलो 2 मिनट, हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, सही हो गया, चलिए, और चेन टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप, बोर्ड भी उन्हीं को परेशान करता है जिसको बोर्ड चलाना नहीं आता है, क्या थोड़ी देर के लिए परेशान करने आया था, लेकिन मुझे आता है थोड़ा सा बोर्ड चलाना। चलिए चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, क्या कहानी है भाई, ऐसे पढ़ने में तो बड़ा वो लग रहा होगा ये स्टेप बाय स्टेप क्या है, लेकिन ढंग से अंग्रेजी देखोगे इसकी, तुमने कहा यही नाम होना चाहिए था सर, शुरुआत होना इनिशिएशन, प्रोपगेट होना मतलब चलते जाना, तुमने कहा चेन चलती जाएगी और लास्ट में चेन खत्म होगी, खत्म होने के लिए क्या बोलते हैं, टर्मिनेट होना, लो सही है कि नहीं, कोई ऐसा सुनने में लग रहा था लेकिन हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप देखो एग्जाम में ये पूछता है कि क्या क्या होता है चेन इनिशिएशन स्टेप में, क्या होता है, हमने कहा यार साहब चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या, भाई बहुत ध्यान से, थोड़ा चैलेंजिंग है ये, लेकिन एक बार देख लोगे याद नहीं करना पड़ेगा, ये गारंटी है। चलिए चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ का मैकेनिज्म पढ़ते हो ना तो उसका रिएक्शन हमेशा आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए। आपको मैं अपना एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। नॉर्मली बोलते हैं मैकेनिज्म पीछे से शुरू होता है, नॉर्मली मैकेनिज्म जो है वो बैक साइड से शुरू होता है, फिर हम आगे आते हैं अपने सबस्ट्रेट की ओर। सबस्ट्रेट मतलब समझते हो ना, मेन जो हमारा है वहाँ पर रिएक्टेंट उसकी ओर, तो मेन रिएक्टेंट की ओर बाद में आएंगे, पहले ये सेकेंडरी टाइप के जो होते हैं ना, हाई रिएजेंट है, तो यहाँ से बात शुरू होती है ये। तो तुमने कहा अच्छा मैकेनिज्म पीछे से शुरू होता है, ऐसा आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये है Cl2
और वहाँ दिख रही थी सनलाइट। तुमने कहा क्या करें क्या करें। यार देखो, फ्री रेडिकल का मतलब ही होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में अगर आप पढ़ते हो, इसमें इसको एफएसआर में पढ़ते हो, तो एफएसआर का मतलब ही है भैया कि एफएसआर मतलब आप वहाँ पर इनको होमोलिसिस कर रहे हो। एफएसआर बोल दिया मतलब अब आपको हर चीज़ होमोलिसिस करके ही बतानी है। मतलब फ्री रेडिकल वर्ड बोल दिया, फ्री रेडिकल शब्द आ गया, एफएसआर भी पूरा छोड़ो, चलो और छोटा पकड़ो, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल होमोलिसिस, फ्री रेडिकल होमोलिसिस, ठीक है ना। होमोलिसिस हुआ तो हमने कहा ठीक है हुआ, ठीक है, ये सीएल फ्री रेडिकल, ठीक है। अच्छा, तुमने कहा चलो ठीक है, इनिशिएशन में यही होता है, यस यही होता है। और ये कितनी बार पूछ चुका है कि बताओ चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, तो हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीएल फ्री रेडिकल। कोई गलत तो है नहीं। तुमने कहा हमने देखा। इसकी एक अंदरूनी बात बताता हूँ, ये जो है ना, ये कुछ ही, सारे नहीं टूटते, सारे नहीं कुछ, सारे नहीं कुछ ही Cl2 इनिशिएशन स्टेप में टूटते हैं। मतलब एक मान लो, चलो एक ही Cl2 जो है वो टूटता है इनिशिएशन स्टेप में और Cl फ्री रेडिकल बनाता है। हाँ, बस शुरुआत करने के लिए बोलते हैं ना, बस शुरुआत करने के लिए कर दो, आगे हम संभाल लेंगे, ऐसा। तुमने कहा ठीक है। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या हुआ, ये टूटना शुरू हो गया, पीछे से मैकेनिज्म शुरू होता है, हमने कर दिया पीछे से मैकेनिज्म शुरू, थोड़ा फ्री रेडिकल बना, चलो ठीक है। अब क्या होगा आगे, चेन प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपागेट करना मतलब चलते जाना, है ना। जैसे प्रोपागेशन आपने कभी बायोलॉजी में भी सुना होगा, टिश्यू कल्चर में बढ़ते जाते हैं, हाँ टिश्यू कल्चर में है ना, प्रोपागेट करना, बढ़ते आना, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो Cl फ्री रेडिकल बन चुका था वो तो हम लेके आएंगे ही आएंगे, और अब हम लेके आएंगे हमारा बचा हुआ रिएक्टेंट। आओ वापस रिएक्शन में, तुमने कहा इसका जो होना था हो गया, अब इसको लेके आओ। हमने कहा यस सही बात है, तो इसको हम लेके आए, ठीक है। तो ये देखो लेके आया मैं, जो बन गया था अब ये। तुमने कहा ठीक है, फिर वही होमोलिसिस। भाई होमोलिसिस मतलब होमोलिटिक फिशन, बीच में से तोड़ा जाएगा, किसको, इसको। वो तो बेचारा टूटा हुआ ही बैठा, उसको क्या तोड़ लोगे तुम, है ना, कॉमन सेंस। इसको तोड़ेंगे और यहाँ पे भी होमोलिसिस होके फ्री रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पे जो देखने लायक बात है वो ये है कि भैया Cl को ले कौन जाएगा, CH3 की H, बस वही मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। इसलिए आपको अभी एक स्लोगन बोलूँगा, एक क्या दो स्लोगन बोलूँगा, उनको पकड़ लेना, नहीं तो अभी मैं 8 स्टेप लिखने वाला हूँ, तुम्हारा दिमाग ही घूम जाएगा। 8 स्टेप लिखने वाला हूँ, दिमाग ही घूम जाएगा, फिर बता रहा हूँ। इसलिए जो बोलूँ ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ हर बार आप क्या बोलना, यहाँ पे 8 स्टेप्स आएंगी, एक में काम नहीं होगा, ये 8 स्टेप्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना। 2 स्लोगन पे ही वो 8 स्टेप्स चलेंगी। फिर बोल रहा हूँ 2 स्लोगन पे वो 8 स्टेप्स चलेगी। क्या बोलना, हर बार यही बोलना कि Cl फ्री रेडिकल आएगा और H को लेके जाएगा। फिर बोल रहा हूँ Cl फ्री रेडिकल आएगा, H को लेके जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, तुम बोलना वो CH3 फ्री रेडिकल बनाना, वो पूरे इस CH3 फ्री रेडिकल को CH3 फ्री रेडिकल मत बोलो, कार्बन फ्री रेडिकल बोलो। बोलना जो कार्बन का फ्री रेडिकल बना वो पूरे Cl2 से रिएक्ट करेगा। तुमने कहा अब ये Cl2 कहाँ से आया, ये जो बचे हुए Cl2 थे ना, जो टूटे नहीं थे, मैंने कहा था हमारे पास यूं तो बहुत सारे Cl रहते हैं, देयर आर सो मेनी Cl, लेकिन कुछ Cl जो है वो टूट गए। मान लो एक टूट गया और हमारे पास अभी बचे हुए खूब सारे, तो वो जो खूब सारे वो प्रोपगेशन में टूटेंगे। तो तुमने कहा ठीक है, और उनको कौन तोड़ेगा, कार्बन। तो बस ऐसे करके बोलो, Cl का फ्री रेडिकल तोड़ेगा हाइड्रोजन को और कार्बन का फ्री रेडिकल तोड़ेगा क्लोरीन को। फिर बोल रहा हूँ, चलो हिंदी में लिखता हूँ। Cl का बस ये बात समझ में आ गई तो अपना काम हो गया। फ्री रेडिकल तोड़ेगा, ब्रेक करेगा Cl का फ्री रेडिकल ब्रेक करेगा हाइड्रोजन को, है ना, और कार्बन का फ्री रेडिकल ब्रेक करेगा, कार्बन का फ्री रेडिकल ब्रेक करेगा, बस ये दो चीज पकड़ लेना, करेगा क्लोरीन को।
ठीक है ना, Cl2 को। तो हमने कहा ठीक है, ठीक है। चलो, ये मैंने ऐसे दिखाने के लिए लिख दिया कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल जो है ना, तो कार्बन का फ्री रेडिकल वही कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है ना, ये तो ब्रेक करेगा, ठीक है। चलिए, अब यही स्लोगन में बार बार बोलूंगा, ध्यान से सुनना, बार बार बोलूंगा। कार्बन का फ्री रेडिकल है, क्लोरीन को ब्रेक करके ले जाएगा, CH3Cl बनाएगा और साइड में बनेगा Cl का फ्री रेडिकल, क्योंकि इसका होमोलिसिस हुआ है, इसका तो फ्यूज, देखो फ्री रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, फ्यूज हो जाता है, बचा हुआ है वो ऐसा रह जाएगा। और जिस भी स्टेप में राइट साइड में, फिर बोल रहा हूं, जिस भी स्टेप में राइट हैंड साइड में Cl फ्री रेडिकल बनेगा, उसको सीधा सीधा उठा के अगले का रिएक्टेंट बना देना, सीधा सीधा अगले का रिएक्टेंट बना दो, सीधा एज इट इज, कट कॉपी पेस्ट। CH3Cl लिखा है, यस। तो जब भी आपके, फिर कह रहा हूं, राइट हैंड साइड में Cl का फ्री रेडिकल दिखेगा, आप उसे अगले का रिएक्टेंट बना दें। अब वहां से बात फिर शुरू करो। तुमने कहा ये बात तो वैसी हो गई शुरुआत जैसी कि Cl का फ्री रेडिकल किसको ले जाता है अपने साथ, H को, मैंने पीछे लिखा था, फिर पढ़ लो। Cl का फ्री रेडिकल ले जाता है H को, ब्रेक करेगा ना H को, तो ये ब्रेक कर रहा है H को, ले जाना ब्रेक करना एक ही बात है। तुमने कहा ठीक है, और ये बनाएगा क्या, देखो ये H को ले गया, क्या बचा, तुमने कहा एक H तो गया, तो 2 H बचे, Cl बचा और फ्री रेडिकल बचा, क्योंकि जैसे ही H निकलेगा H और Cl तो फ्यूज हो गए, C का फ्री रेडिकल बच गया। तो अभी भी मैं इसको कार्बन का ही फ्री रेडिकल पढ़ूंगा, इसको आप बोलना कार्बन का फ्री रेडिकल है, ठीक है। तुमने कहा अरे आपने ही तो स्लोगन बताया था कार्बन का फ्री रेडिकल बचे हुए Cl2 के साथ भिड़ता है, आई बात समझ में, और उठा के ले जाएगा क्लोरीन को, तो CH2Cl2 और Cl फ्री। हाँ यार ये तो हो गया। जैसे ही मैंने कहा था राइट हैंड साइड में क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनने लगे, अगले का रिएक्टेंट बना दो, ये D हो गया, E पे आओ। चलिए फिर से CH2Cl2 और अपनी लाइनें, अपने स्लोगन दोबारा बोलना शुरू करो। अरे तुमने कहा सर आपने तो कहा था Cl का फ्री रेडिकल H को ले जाता है, हाँ भाई ले जाओ, H को ले गया, ठीक है। और लेकिन जैसे ही वो ले गया, कार्बन का फ्री रेडिकल छोड़ गया, कार्बन H कम कर दो, ऐसा नहीं H उतने ही बना दो, कम तो करो, गया है तो। और इसे बोलते हम कार्बन का फ्री रेडिकल, ये तो दिस इज अवर कार्बन फ्री रेडिकल। तुमने कहा हाँ, तो कार्बन का जो फ्री रेडिकल है वो पूरे क्लोरीन से भिड़ता है। इतनी बार बोलने पे तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं यार, ये हमें डिफिकल्ट लगता था लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये CHCl3 और साइड में Cl का फ्री रेडिकल, क्योंकि ये तो इसके साथ फ्यूज होके आ गया है ना भाई। और ये देखो आप आराम से, ठीक है। एक बार फिर देखो, कभी भी अभी जब समझाते हैं ना तो भी चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर बिखर जाती, फिर एक साथ समेट लेना उठा के। क्यों, जब एक साथ देखोगे हाँ यार मैंने पढ़ तो लिया, अब एक साथ देखूंगा हाँ यार समझ में आ रहा, सही बात है, ऐसा, ठीक है ना। चलिए फिर उसके बाद मैंने कहा था ना, जब भी राइट साइड में Cl का फ्री रेडिकल बने, उठा लो पूरा, है ना, उठा लो उसको पूरा, उठा लो। और जैसे उठाया बनने, तो हमने कहा Cl का फ्री रेडिकल एज यूजुअल, अब तक तो याद हो गया होगा, H को अपने साथ ले जाएगा और हमें कार्बन का फ्री रेडिकल मिल जाएगा। और आखिरी स्टेप है, कार्बन का फ्री रेडिकल पूरे के पूरे बचे हुए क्लोरीन के साथ भिड़ता है, मतलब साबुत, पूरा का पूरा मतलब साबुत की बात कर रहा हूँ, भिड़ के अपने घेरे में क्लोरीन को ले लेता है, क्योंकि कार्बन फ्री रेडिकल तो पूरे Cl2 को तोड़ के क्लोरीन को ले जाता है, और यह Cl फ्री रेडिकल फेंक देगा बाहर। तो ऐसे करके हमारा काम हो जाएगा, सही, ठीक है। ये देखो, तो ये इस तरह से अपन ने किया और हमने देखा कि हाँ यार ये तो एक ही एक बात यूज हो रही थी बार बार, ठीक है ना। आप देख सकते हो, एक साथ देखना है आपको, ये देखो थोड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन ठीक है, एक बार देख लो एक साथ भी, चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या हुआ, ठीक है ना। ये बाकी मैंने एक एक तो वो बता ही दिया, एक बार एक साथ देख लो कि क्या हो रहा है। देखो प्रोपगेशन लिखा ऊपर कि यार क्लोरीन हर बार H को ले जाता था, कार्बन का फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल पूरे साबुत Cl2 को तोड़ता था। तुमने कहा ठीक है, फिर जो भी Cl फ्री रेडिकल राइट में बनता था वो पूरा रिएक्टेंट उठा लेते थे, फिर Cl अपना वही हरकत करता था, H को ले जाता था
और एक H कम हो जाता था, कार्बन का फ्री रेडिकल बनता था, कार्बन का फ्री रेडिकल पूरे क्लोरीन से भिड़ता था। तुमने कहा हाँ सही बात है, क्लोरीन को ले गया, Cl फ्री रेडिकल छोड़ दिया। फिर उसके बाद Cl फ्री रेडिकल भाई आया एज इट इज उठा लो इधर। जब भी Cl फ्री रेडिकल में बार बार कह रहा हूँ राइट साइड में बनेगा, पूरा का पूरा रिएक्टेंट में उठा लेना, कट कॉपी पेस्ट, फिर वो Cl अपनी हरकत शुरू कर देगा। इसी को तो बोलते हैं प्रोपागेशन, चलते जाना। फिर H पकड़ेगा, है ना, फिर आपको कार्बन का फ्री रेडिकल मिलेगा एक H कम करके, फिर कार्बन फ्री रेडिकल पूरे Cl2 से भिड़ेगा, फिर ये बना, फिर Cl फ्री रेडिकल जो बना भाई ऑब्वियस सी बात है, पूरा पूरा Cl फ्री रेडिकल जब बनता है राइट साइड में तो उसको पूरा उठा लेते हैं अपन रिएक्टेंट साइड में, और ये ऐसे करके देखो फाइनली H फिर ले गया Cl फ्री रेडिकल, H पे धावा बोल देता है वो तो हमेशा, CCl3 फ्री रेडिकल, कार्बन का फ्री रेडिकल पूरे Cl2 पे धावा बोलता है। हो गया, प्रोपागेशन ही था इसमें एक्चुअल चैलेंजिंग और चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। देखो चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या करना है अपन को, चेन को खत्म करना है। अब टर्मिनेट करने का मतलब होता है फ्री रेडिकल साफ कर दो, क्योंकि फ्री रेडिकल की कहानियों में फ्री रेडिकल ही रिएक्टिव स्पीशी है, अगर उनको हटा दिया तो बल्ले बल्ले, ठीक है ना। अब यार तुम्हें पता है फ्री रेडिकल को हटाने के यूँ तो बहुत सारे मतलब प्रोबेबिलिटी होती है, फिर एनसीईआरटी वालों ने बचा लिया। देखो क्या होता है, कुछ भी कहो, प्रैक्टिकल बात तो ये है कि भले ही आप बोलो Cl था यूज़ हो गया, फिर कार्बन फ्री रेडिकल बना, फिर कोई दूसरे Cl फ्री रेडिकल तो चलो ठीक है, फिर कार्बन का कोई दूसरा फ्री रेडिकल बना, फिर कार्बन का कोई तीसरा फ्री रेडिकल बना, फिर कार्बन का चौथा कोई फ्री रेडिकल बना तो तुम्हें पता है माना कि ये फ्री रेडिकल यूज़ होते जा रहे हैं, देखो ये यहाँ यूज़ हो गया, तो हमें लगता है यूज़ तो हो गया तो चला गया, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल बात करें तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ बचता है, सॉल्यूशन प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये बचा थोड़ा बहुत, ये बच जाता है, हमें लगता है थ्योरेटिकली सब यूज़ हो गया, ऐसा नहीं होता है, बच जाता है। तो ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। अब उसने कहा इन सबको भिड़ाओ आपस में, तो तुमने कहा तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सर, तो इसीलिए एनसीईआरटी वालों ने कहा घबराओ मत, अभी हम जिंदा हैं। आप एक काम करो, शुरू के जो 2 फ्री रेडिकल थे आप उनको फ्यूज़ करवा के दिखा दो, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है। और शुरू के 2 कौन से थे, ये मत बोलना दोनों Cl ही थे सर, दोनों Cl की गिनती है, टाइप पूछ रहा हूँ, एक Cl था और एक CH3 था। देखो 2 शुरुआत के जो 2 थे, एक Cl था एक CH, बोला भाई इसको फ्यूज़ करके दिखा दो, हम समझ जाएंगे, आपको मालूम है कैसे फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। तो तुमने कहा ठीक है फ्यूज़ करना भाई, कंफ्यूज मत कर देना। चलिए तुमने कहा चलो एक प्रोबेबिलिटी है कि CH3 जो है Cl से भिड़ जाए, तुमने कहा हाँ एक तो है अब सी प्रोबेबिलिटी, तो CH3Cl बनेगा। एक है कि Cl अपने ही Cl से भिड़ जाए, तुमने कहा ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। और एक होता है कि CH3 फ्री रेडिकल, इसी को बोलते हैं पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, अपने ही CH3 से भिड़ के बना ले C2H6। भाई ये 3 पॉसिबिलिटी। तुमने कहा नहीं समझ में आया सर, मैं तुम्हें बताता हूँ, बस पहले तो इतना समझो कि फ्री रेडिकल फ्यूज़ हो रहा है। तुमने कहा फ्यूज़ हो रहा है मतलब ख़त्म हो रहा है, मतलब टर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो ज़रा ऐसे समझ में आएगा, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल है Cl के, मैंने कहा ना सॉल्यूशन में काफ़ी होते हैं, CH3 के भी हैं, काफ़ी होते हैं अंदर, हमें तो लगता है हाँ यूज़ हो गए सर, ऐसा नहीं है, बचते अंदर। तो मैं कह रहा हूँ एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये आपस में भिड़ जाएं, तुमने कहा ठीक है सही है। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये आपस में भिड़ जाएं ऐसे में, भाई ये तो भिड़ गए तो तुमने बनाया CH3Cl। एक होता है ये आपस में भिड़ जाए तो तुमने बनाया Cl2। एक होता है ये भी आपस में भिड़ सकते हैं क्योंकि है तो फ्री रेडिकल ही ना यार, और ये बन गया C2H6। ये कह रहा हूँ मैं कि ऐसे भी भिड़ सकते हैं, आपस में भी भिड़ सकते हैं, तो 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। आया समझ में ये। और इसका शानदार क्वेश्चन बताता हूँ जो डेप्थ वाला है। हम क्या होता है अगर किसी से भी मैं पूछूं कि बताओ जब मीथेन क्लोरीन से भिड़ता है, रिएक्ट करता है, तो क्या नहीं बनता, ऐसे करके मैंने कहा क्या नहीं बनता, तो मैंने एक ऑप्शन दिया CH3Cl, तुमने कहा वो तो बनता है सर। मैंने एक ऑप्शन दिया CHCl3, तुमने कहा वो भी बनता है। एक ऑप्शन, अब मैंने बाकी 2 ऑप्शन इधर से नहीं उठाया, अब मैंने एक ऑप्शन उठाया, मैंने कहा ईथेन बनता है क्या। अब ईथेन तो वहाँ तो दिख नहीं रहा था, लेकिन जिसने पढ़ा होगा मैकेनिज्म वही बोल सकता है ईथेन भी बनता है। और मैं एक ऑप्शन रख देता हूँ प्रोपेन,
तो जिसको ये नहीं आता होगा मैकेनिज्म, वो इथेन प्रोपेन दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाली रिएक्शन तो सभी पढ़ते हैं, देखो वो इथेन प्रोपेन में कंफ्यूज हो जाएगा। तो इथेन प्रोपेन के लिए मैंने कहा यार ये मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, और आपने देखा इथेन बनता है, तो क्या बचा प्रोपेन, तो प्रोपेन नहीं बनता है। ऐसा आया समझ में मैकेनिज्म। दूसरा तो मैं बताता हूँ मैकेनिज्म से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। वो बोलता है यार मैं आपको कुछ स्टेप्स दे रहा हूँ, जैसे बोला मैं आपको दे रहा हूँ CH3 फ्री रेडिकल, Cl2 gives CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल, ठीक है A। फिर बोलता है CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल gives CH3Cl, ठीक है B। फिर एक देता है वो हमें, बोलता है यार Cl2 gives Cl फ्री रेडिकल, ठीक है। बोलता है इसको आप अरेंज करें इन ऑर्डर, ऑर्डर में अरेंज करें, ठीक है। ऑर्डर मतलब भाई पहले चेन इनिशिएशन, है ना, ये नहीं आप बोलो अरे सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करूँ कि इंक्रीजिंग में करूँ, अरे भाई यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे है कि इनिशिएशन प्रोपगेशन टर्मिनेशन ABC, ठीक है ना। तो आप बताओ इसमें क्या लग रहा है, इनिशिएशन, तुमने कहा ये इनिशिएशन है सर, तो C वाला आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोपगेशन आता है, प्रोपगेशन वाला कौन सा लग रहा है, तुमने कहा ये लग रहा है सर प्रोपगेशन में, ठीक है B आता है। फिर भी कुछ लोग क्या नहीं कर पा रहे होंगे, है ना, कि अरे सर हम तो पकड़ ही नहीं पा रहे कहाँ किस में आता, बताता हूँ। तो C, ठीक है ना, इनिशिएशन, फिर उसके बाद B आपका, B कहाँ गया, B नहीं है, प्रोपगेशन A आएगा, A है ना, और फिर B आएगा टर्मिनेशन, B आएगा टर्मिनेशन। तो हमने कहा ठीक है। अब तुमने कहा सर हम कैसे सोचेंगे, सोचना नहीं है, पैटर्न से ही पकड़ लोगे। कभी भी तुम नोटिस करना चेन इनिशिएशन स्टेप में पहले फ्री रेडिकल नहीं था, बाद में बना है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनने की शुरुआत हुई, पहले नहीं था। देखो प्रोपगेशन में अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि एक चीज़ फ्री रेडिकल थी और एक चीज़ नहीं थी, और टर्मिनेशन में नोटिस करोगे तो दोनों फ्री रेडिकल। तो टर्मिनेशन में बोथ आर फ्री रेडिकल, आप देखना रिएक्टेंट साइड पे बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट साइड पे टर्मिनेशन में बोथ आर फ्री रेडिकल, उन्हीं को तो फ्यूज करना है, तो तुमने कहा सही बात है। और रिएक्टेंट साइड पे अगर आपने देखा कोई भी फ्री रेडिकल नहीं है, मतलब बनने की शुरुआत हो रही है, और अगर एक है और एक नहीं है तो वो प्रोपगेशन होता है, बीच का स्टेप। तो आप ऐसे देखो, जब मैं पीछे आपको ये बता रहा था, देखो 3 स्टेप्स बता रहा था ना, तो आप इसी में कर लो। देखो 3 स्टेप जो मैं आपको बता रहा था, अरे यार ये देखो इसमें बोलना, अब हम देख के पता कर लेंगे सर, इसमें रिएक्टेंट्स में बोथ आर फ्री रेडिकल, उन्हीं को तो फ्यूज करना है ना। टर्मिनेशन में आपने देखा बोथ आर फ्री रेडिकल, तो हमने कहा ठीक है। इनिशिएशन में रिएक्टेंट साइड में नो फ्री रेडिकल, मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ, रिएक्टेंट साइड पे नो फ्री रेडिकल, रिएक्टेंट साइड में बोथ आर फ्री रेडिकल। अब ये बीच की कहानी, भाई एक नो हो गई और एक बोथ हो गई, तो बीच की कहानी क्या होगी कि एक फ्री रेडिकल और एक नॉट, भाई दूसरा वाला नॉट, आधा आधा। भाई यहाँ कोई फ्री रेडिकल नहीं है पहले वाले में रिएक्टेंट में, आखिरी वाले में दोनों हैं, तो बीच वाला क्या होगा, एक है एक नहीं है। तो अरे तो वही तो मैकेनिज्म है। आप देखो ना कि भैया इनिशिएशन, हाँ भाई सही बात है, यहाँ रिएक्टेंट में कोई फ्री रेडिकल नहीं है, अभी तो बन रहा है इनिशिएशन, तभी तो कहा है। फिर प्रोपगेशन में एक है एक नहीं है, कोई भी स्टेप देख लो, एक है एक नहीं है, 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 फिर एक है एक नहीं है, एक है एक नहीं है, ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा। और फाइनली ये आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सब फ्री रेडिकल है, उन्हीं को तो फ्यूज करना है अपन को, ऐसा है। आई बात समझ में? ये तो ये भैया अपनी कहानी हो गई पूरी यहाँ पे ख़त्म, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो ऑर्डर वर्डर वाले क्वेश्चन है ये बन गए होंगे। अब तुम देखो यहाँ पे नहीं था इनिशिएशन, तुम देखो इनिशिएशन है ना, रिएक्टेंट में नहीं था, यहाँ पे है दोनों में टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में दोनों में होता है, और ये बीच में एक है एक नहीं है, बोला प्रोपगेशन। आया आप समझ में? ऐसा है। और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था, बताओ इनमें से कौन टर्मिनेशन है। 4 ऑप्शन दिए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें दोनों फ्री रेडिकल थे,
नहीं तो दोनों फ्री रेडिकल किसी भी ऑप्शन में नहीं थे, तो जिसमें भी 2 फ्री रेडिकल है उसी को मैं टर्मिनेशन बोलूँगा ना। ये था उसका सवाल। 4 ऑप्शन एग्जाम में, 4 ऑप्शन थे, 3 वाले कैसे थे जो नहीं टर्मिनेशन है उसमें किसी एक में फ्री रेडिकल नहीं है या है ही नहीं, और आंसर क्या था जिसमें दोनों में फ्री रेडिकल होता है। तो इसकी पहचान यही है टर्मिनेशन की, दोनों में फ्री रेडिकल है। आई बात समझ में? चलिए बच्चों अब अपन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट मैकेनिज्म की तरफ। चलिए बच्चों मैकेनिज्म बस आखिरी क्या है, ये जो मैकेनिज्म है ये है एंटी मार्क का मैकेनिज्म। किसका? एंटी मार्क का। एंटी मार्क जिसको आप फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, FAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। एंटी मार्क का मैकेनिज्म है। एंटी मार्क का जो मैकेनिज्म है उसमें अपन लोग ये कहते हैं भैया एंटी मार्क की कहानी में क्या मतलब, अब इसका ज़्यादा मैकेनिज्म है नहीं, 2 3 4 मैकेनिज्म है बस, ठीक है ना। देखो एंटी मार्क का जो मैकेनिज्म बोलता है वो ये बोलता है कि भैया आपके पास एक एल्कीन था, तुमने कहा हाँ था तो सही, ठीक है, और उसकी रिएक्शन थी HBr के साथ, तुमने कहा हाँ थी तो सही, ठीक है ना। ठीक है, चलिए इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड की प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में, चलिए क्या ये बनाता था, याद करो एंटी मार्क में मैंने कहा था उल्टा पुल्टा लगाना, Br कोने में लगेगा, याद करो, H बीच में लगेगा, याद है आपको। तो इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, क्या कहानी है इसकी, ठीक है ना। CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। कहानी कुछ ऐसी है बच्चों आज का सुबह से ही क्लास व्लास चल रही है ना, दोस्त चक्कर में गला कभी कभी निपट जाता है। चलिए ठीक है एंटी मार्क, ठीक है ना, FAR। चलिए देखो होता क्या एक्चुअल में चलिए ऐसा नहीं आपको लगे यार ये तो कौन आ गया पढ़ाने बीच में। चलिए होता क्या है, परऑक्साइड, परऑक्साइड मेनली जो ये लोग यूज़ करते हैं C6H5CO होल्ड वाइज O2, ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसकी पिक्चर मैंने आपको दिखाई भी थी शायद से, C6H5CO होल्ड वाइज O2, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ऑब्वियस ही बात है मैकेनिज्म देखेंगे, है ना। मैकेनिज्म में इसमें शुरुआती दौर में कोई खास ऐसा कुछ सवाल पूछना ऐसा नहीं है। इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो मैंने कहा ना पीछे से मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, तो इसमें तो ये कंपाउंड ही इतना बड़ा है, बोलते हैं इसी को तोड़ने में 2 स्टेप लग जाती है भैया। C6H5CO होल्ड वाइज O2 जो लिखा था अपन ने, बोला इसको तोड़ने में ही 2 स्टेप लग जाती है। अच्छा भाई ये देखो ये देखो, ये सबसे पहले ये बीचों बीच में टूटता है। अब यार फ्री रेडिकल है तो मैंने कहा ना होमोलिसिस, फ्री रेडिकल का चाहे एडिशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो यार, होमोलिसिस से ही फ्री रेडिकल बनते हैं एक्चुअल में, ठीक है। ये बना बीच में C6, अभी ज़्यादा इंटरेस्ट मत लेना शुरुआत वाले में, ठीक है। ये देखो तो ये तो ठीक है, चलो फिर C6H5CO, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ समझ में आएगी, क्या रट्टा भट्टा नहीं मारना पड़ेगा हमें, ऐसा है। अब फिर होमोलिसिस हुआ भाई, मैंने होमोलिसिस किया, होमोलिसिस, ठीक है। अब ये यहाँ से टूटेगा, मतलब 2 बार तो यही टूट जाता है, पहले बीचों बीच में से फिर यहाँ से, तो ऐसे करके CO2 बनेगा। अच्छा यहाँ बैलेंस करना ज़रूरी नहीं है, बैलेंस करना है करो, नहीं करना है मत करो, आप 2 लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको स्पीशी देखनी होती है कि क्या क्या बना रहे हो तुमने कहा ठीक है। तो यहाँ से ये C6H5 और जो इसका फ्री रेडिकल था वो तो इसके फ्री रेडिकल के साथ फ्यूज़ होकर बॉन्ड बना लेगा ना, फ्री रेडिकल मिल के, ठीक है, तो वो CO2 बना गया, ठीक है। अब ये C6H5 फ्री रेडिकल, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तुमने कहा यार इसका जो होना था वो तो हो गया, ऊपर भी देखते रहना, इसका जो होना था हो गया, 2 स्टेप में इसका हो गया। अब ये आएगा HBr, मैंने कहा था ना पीछे से मैकेनिज्म शुरू होता है, अब HBr की बारी। बोलते ये जो C6H5 फ्री रेडिकल है, इसके सहारे हम HBr को तोड़ देंगे और HBr को वही देखो होना तो होमोलिसिस है, एरो हेड के ऊपर हमेशा होमोलिसिस ही आना है।
होमोलिसिस होगा तो ये इसको ले जाएगा C6H6 बना के, और हमारे को मिल जाएगा Br का फ्री रेडिकल। तुमने कहा ठीक है, Br का फ्री रेडिकल मिल गया, अभी क्या करना है अभी आप देख लो। अब यार जैसे कि हम जानते हैं सभी, ऊपर देखो, इसका जो होना था हो गया, अब इसकी बारी, अब इसकी बारी, ठीक है। तुमने कहा ठीक है, देख लिया ऊपर। अब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ थोड़ा सा। तुमने कहा यार सर CH3CH, मैंने कहा था ना इससे मैकेनिज्म याद रहता है, मालूम है। अगर हम रिएक्टेंट्स को देखते रहते हैं ना, हाँ यार सही बात है, पीछे से मैकेनिज्म शुरू हो रहा है, सही है कि नहीं, ऐसा। अब यार ये जो है यहाँ मैं जो लिखने वाला हूँ वहाँ से सवाल पूछ सकता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है ना। एक तो बोलेगा एल्कीन पे कौन पहले अटैक करता है, Br फ्री रेडिकल। देखो Br फ्री रेडिकल, इसका भी होना तो होमोलिसिस ही है भाई, कुछ और तो होना नहीं है। ये जो मल्टीपल बॉन्ड है ये होमोलिसिस से टूटेगा। इमेजिन करो टूटेगा तो यहाँ और यहाँ बिंदी आएगी। तुमने कहा आएगी, इमेजिन करो उस बिंदी को, बिंदी इमेजिन करोगे, ठीक है, ध्यान से ज़रा। तो एक बार क्या करना, एक ये जो यहाँ बिंदी आई थी वो तो Br के साथ फ्यूज होके CH2Br बन गया, यहाँ बिंदी बच गई, फ्री रेडिकल। बिंदी मतलब क्या, फ्री रेडिकल, ठीक है ना। और दूसरा अपन ने कहा प्रोबेबिलिटी है कि भाई ज़रूरी थोड़ी Br यहाँ अटैक करेगा, Br यहाँ भी तो अटैक कर सकता है, ये दूसरी प्रोबेबिलिटी है, सेकेंड प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट ये सेकेंड प्रोबेबिलिटी में Br अगर बीच में आ गया तो Br इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा, लेकिन कोने वाली बिंदी रह जाएगी। भाई वो तो कोई एक समय में या तो इसके साथ जाएगा या यहाँ जाएगा, तो वो दो प्रोबेबिलिटी लिखिए। अब मुझे ये बताओ, तुमने फ्री रेडिकल का कभी स्टेबिलिटी ऑर्डर सुना होगा, 3-2-1 होता है। फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो होता है 3-2-1, ठीक है। तुमने कहा ठीक है, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर इज 3-2-1, 3 डिग्री सबसे अच्छा, फिर 2, फिर 1। अब ये बताओ फ्री रेडिकल ही तो है, ये कितना डिग्री फ्री रेडिकल है, दिख रहा है सबको, 2 डिग्री। कार्बन को दो तरफ से घेरा हुआ है कार्बन ने, ये कितना डिग्री फ्री रेडिकल है, 1 डिग्री। तुमने कहा सही बात है, तो 1 डिग्री लेस स्टेबल होता है, इसको हटाओ, ये हमारा अच्छा नहीं है, इंटरमीडिएट, ये अच्छा है, ये मोर स्टेबल है या मोस्ट स्टेबल है, मोर लिखना हो या मोस्ट लिखना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामेटिकल है। ऊपर वाला ज़्यादा स्टेबल है। तुमने कहा ऊपर वाले को उठाओ और बोलो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हुए कि CH3CH फ्री रेडिकल CH2Br। अब जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास देयर आर सो मैनी मॉलिक्यूल, फिर ये मत बोलना HBr तो हो गया था ऊपर, अब हम एंड कर रहे हैं कहानी का, तो मालूम है एंड करना है तो H चाहिए ना यहाँ से H मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2Br। देखो यही मेरा प्रोडक्ट था, यही पीछे मैं बना के दिखा रहा था तुम लोग को, कहाँ गया, ऊपर ही है ये देखो, ये रहा प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट। हाँ यार तुमने कहा सही बात है, ये तो बना है, तो इसका मतलब कुछ अंदर ऐसी बात है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हुआ है वो, सही बात है। तो भैया Br कॉर्नर में क्यों, जबकि मार्कोनिकोव्स रूल में Br बीच में जाता है। आई बात समझ में। एक तुम्हें देखो अगर समझ सको ना तो एक भारी अंतर बताता हूँ मज़ेदार, कि यार मार्कोनिकोव्स रूल में इधर क्यों आता है जैसे मान लो कोई भी HClO HBr हो, ठीक है, और एंटी मार्क में, एंटी मार्क की कंडीशन होती है कि वही की वही चीज़ें अगर आप ले भी लोगे तो एंटी मार्क जब तक नहीं लगेगा जब तक HBr और पेरोक्साइड ना दिखे। तो पेरोक्साइड दिख गया तो तुमने कहा हाँ ये एंटी मार्क है। तुमने कहा ऐसा क्यों होता है कि इस वाले में चार्ज जैसे हम लगाते हैं शॉर्टकट, है ना, यहाँ तो रियलिटी भी यही है जो शॉर्टकट है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट ही यही है, ठीक है ना। तो तुमने कहा ये ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों, कि ऊपर वाला मार्क है और नीचे वाला एंटी मार्क है ना, तो ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों। मेरी एक बात समझने की कोशिश करना, शायद तुम्हें इससे समझ में आ जाए कि नहीं यार, फंडेबाजी समझ में आ जाए ना तो सब समझ में आ जाता है, क्लियरिटी आ जाती है कि नहीं यार, कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छी बात तो ये, तुमने कहा यार ऐसा क्यों होता है कि ये मार्क प्रोडक्ट है ना, मार्क प्रोडक्ट है, जो ज़्यादातर 99% टाइम यही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, ये 1% टाइम देखने को मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों ये 1% भी इंपॉर्टेंट है इसमें, ये इधर ये इधर, तो ये 1 ब्रोमो, ऊपर मिल रहा है 2 ब्रोमो, यहाँ मिल रहा है 1 ब्रोमो, आप देख रहे हो, ऊपर 2 ब्रोमो प्रोपेन और नीचे 1 ब्रोमो
क्या चीज़ का ऐसा अंतर आ रहा होगा जिसकी वजह से ये कहानी पूरी पलट गई? ऐसा क्या हो रहा होगा? मतलब कि यार ये कोने पे Br चला गया है, क्या ऐसा इंटरनली हो रहा है? इंटरनली ये हो रहा है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म कि जब इसके मैकेनिज्म देखते हैं ना हम, तो H फर्स्ट अटैक करता है, फर्स्ट अटैक। लेकिन जब आप इसका मैकेनिज्म देखोगे तो इसका Br फ्री रेडिकल जो अपन ने मैकेनिज्म से देखा है वो फर्स्ट अटैक करता है। इस वजह से फ़र्क आता है, फर्स्ट अटैक की वजह से फ़र्क आता है कि इसमें Br का अटैक होता है पहला, जबकि इसमें H का अटैक होता है पहला, उससे फ़र्क आता है। इमेजिन करो यही मैकेनिज्म में अगर Br अटैक ना करके H अटैक कर देता, इमेजिन करो, यहाँ से आओ, ये देखो, इमेजिन करो अगर यहाँ पे Br ना अटैक करके, ये जो Br है, Br ना अटैक करके H अटैक करता, तो सोचो H लगाता मैं इधर तो इसका फ्री रेडिकल बनता, यहाँ H लगाता तो यहाँ H लगाता तो इसका फ्री रेडिकल बनता, ऑब्वियस सी बात है। तो भैया एक बार H यहाँ लगता, एक बार H यहाँ लगता, ऐसे ही होता ना। तो एक बार H यहाँ लगता, फ्री रेडिकल बनता। तो मेरा यहाँ पे Br आता ही नहीं, मेरे यहाँ आते H CH3। तो मैं क्या बोलता कि Br अब बाद में आएगा, तो जब बाद में आता ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल पे, तो Br बीच में आता। फिर अभी Br ने फर्स्ट अटैक किया, इसलिए Br पहले ही आ चुका है कोने में, अब H आएगा। तो मेरा बस कहना ये है कि भाई हमेशा फ्री रेडिकल तो 2 डिग्री ही अच्छा रहेगा ना, ये थोड़ी बदल जाएगा कि अरे आज 1 डिग्री अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये 2 डिग्री ही अच्छा रहेगा। लेकिन इमेजिन करो अगर H पहले आता तो आज यहाँ H होता, फिर Br यहाँ आता। अभी क्या है, Br पहले यहाँ आया तो अब H आएगा यहाँ पर, इस वजह से 1 ब्रोमो। तो ये फर्स्ट अटैक पे बहुत निर्भर करता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए फाइनली आप तो शॉर्टकट पढ़ लेते हो, खैर सीधा क्या बोलते हो कि यार कभी भी हमें ये पता चल जाए कि एंटी मार्क का प्रोडक्ट बनाना है, तो एंटी मार्क वाले में तो कॉर्नर में जो भी नेगेटिव वाला है, अब Br ही होता है नॉर्मली, कोई भी क्या, तो Br कॉर्नर पे लग जाएगा, एंटी मार्क में हमेशा ही कॉर्नर पे रहता है। लेकिन मार्क वालों में ज़रूरी नहीं HBr ही हो भाई, HCl हो सकता है, वाटर हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो उसमें बीच में लगता है बस। तो ये हमारा एक्सपीरियंस आ जाता है कर करके, तो इससे हमें समझ में आया। लेकिन बारीकी समझ में आई क्या यार, H के फर्स्ट अटैक से अंतर आता है और Br के फर्स्ट अटैक से अंतर आता है, बात सही है। अगर आप इस तरह से मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हो तो, नहीं तो आप एक बार फिर से वापस से देखना, क्योंकि हर बार देखने पर एक नया दिमाग वापस से काम करता है, कुछ हमारे पीछे जो कंसेप्ट डेवलप होते हैं वो काम करते हैं। अभी फर्स्ट टाइम देखते हैं तो चलो ठीक है, सुनते जा रहे हो, सेकेंड टाइम में अब सुन लिया ना, कुछ आया होगा दिमाग में, अब वापस से आप उसको करोगे, आपको समझ में आएगा नहीं यार बात तो सही है ना। चीज़ें समझ में आती है ना तो गहराई में उतर सकते हो, शुरुआत से ही गहराई में नहीं उतर सकते आप, ऐसा है, ठीक है। तो अब इसके बाद एक आखिरी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस बचा, वो देख लो और ख़त्म। लास्ट मैकेनिज्म कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस का। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस के मैकेनिज्म में देखो क्या है, ये देखो बोलते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में ये भी एक्चुअल में फ्री रेडिकल की ही कहानी है, ठीक है ना, ये भी फ्री रेडिकल वाली कहानी है। तुमने कहा अच्छा फ्री रेडिकल, ठीक है ना। ये चलिए देखो क्या करना है अपन को, इसमें हम लोग की पहले तो रिएक्शन बता दूं क्या होती है, तो CH3COONA, ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। तुम्हें याद करो रिएक्शन मैंने बताई थी, फिर पानी वानी तो हम घर से ले जाते हैं, ठीक है ना, और हम लोग यहाँ पे करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें ये दिखता है कि पहले ये टूटा, पानी के साथ गया, पानी हाइड्रोजन का प्रोडक्शन NaOH। यहाँ पे तो पता है मैंने उस दिन भी बताया था बाई प्रोडक्ट पिछली वाली वीडियोस में कि बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, तो हाइड्रोजन NaOH तुमने कहा ठीक है। अब क्योंकि झटके लगते रहते हैं, ये तो हम इलेक्ट्रोलिसिस करंट देते रहते हैं, तो CO2 भी बनता है, यहाँ से भी टूटती है चीज़, तो ये CO2 बन गया। तुमने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, इसका आधा बॉन्ड इसका आधा बॉन्ड मिल के बॉन्ड पूरा कर लेते हैं, तो ये लोग मिल के अपने आप को CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको आप C2H6 भी मिला के लिख सकते हो, ऐसा है। इसका हमें मैकेनिज्म पढ़ना है। तुमने कहा ठीक है पढ़ते हैं, क्या मैकेनिज्म है बताओ। मैकेनिज्म ये है कि क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस है तो तुम्हें भी पता मैं कैथोड एनोड की बातें तो करूँगा। तुमने कहा हाँ, ये जो आपका मॉलिक्यूल है CH3COONA,
ये टूट जाता है, ठीक है ना। अच्छा अगर तुम लोग बहुत मतलब एग्ज़ाम के लिए ये वाला बस एक मैकेनिज्म है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इसको एक बार छोड़ा जा सकता है एक बार, ठीक है ना। मतलब समय अगर कम हो ना तो छोड़ देना, और नहीं हो तो ज़रूर पढ़ना, भले ही स्पीड बढ़ा के पढ़ना लेकिन पढ़ना, ठीक है ना। COO माइनस और Na प्लस, ये पहले ऐसे टूटता है जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल इसलिए लिए क्योंकि आपको मालूम है 2 लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, नहीं तो अधूरा रह जाता प्रोडक्ट, ये CH3 बचता, अधूरा कैसे पूरा, है ना, वही है ना, अधूरे को पूरा तो करना है ऐसा। तुमने कहा ठीक है, ठीक है, ये देखो अब तुमने कहा ठीक है, अब तुमने कहा यार एक एनोड और एक कैथोड, तुमने कहा ठीक है, एनोड सबको पता होगा प्लस होता है और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ये 2 बातें सबको बेसिक्स के तौर पे मालूम होनी चाहिए। एनोड पॉजिटिव होता है, कभी किसी को भूल जाता है तो A+ पढ़ लो, A+, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब तुमने कहा ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो CH3COO माइनस था, ठीक है ना, इसके जो 2 मॉलिक्यूल थे, अब NCERT ने इसका टर्निंग पॉइंट क्या दिया, बस यही समझ लो, यही टर्निंग पॉइंट है, उसके अलावा कुछ नहीं। NCERT ने कहा एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, और ये देखिए जादू आपके सामने, और वो जादू है CH3COO फ्री रेडिकल। तुमने कहा ये क्या हो गया भाई, कि ये माइनस फ्री रेडिकल में कैसे कन्वर्ट हो गया भाई, भाई माइनस फ्री रेडिकल में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये तो धोखाधड़ी हो गई, हमें तो बताया ही नहीं, ये तो बाहर से ही कन्वर्ट हो गया आपका, ऐसे कैसे, बताता हूँ। देखो होता क्या है बोलते हैं कि यार हुआ क्या, यहाँ देखो, लेकिन यहाँ से तुम्हें सब समझ में आएगा। COO माइनस, CH3 COO माइनस, अब यार माइनस के मायने क्या है, तुमने कहा वो तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉर्मली 6 होते हैं, माइनस ऑक्सीजन में 7 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब लिख पाते हो ना, 2 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, भाई नॉर्मल ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 6 होते हैं, ये 8 है ना, 8 उसका एटॉमिक नंबर, और ये 2 और 6, तुमने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, सही है, माइनस में 7 होते हैं। अब कहने का मतलब ये था कि जब 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो एक इधर से गया होगा, एक इधर से गया होगा, तुमने कहा हाँ, जब एक एक इधर से गया, आप खुद सोचो, ये बेचारा अकेला बचा, अकेले को ही फ्री रेडिकल बोलते हैं। फ्री रेडिकल का मतलब ये होता है कि वो अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, पहले पेयरिंग में था अब फ्री हो गया, तो ये तो सही लिखा है क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि हाँ यार सही लिखा है वो तो CH3COO फ्री रेडिकल, इसके 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसा है। तो हमने कहा ठीक है यार, तो ऐसे करके उसके 2 मॉलिक्यूल, सही है। अब मैं यहीं से बता देता हूँ आगे की कहानी भी, ये देखो ये दूसरी बार भी टूटेगा, और तुमने कहा सही बात है, ये और ये फ्री रेडिकल मिलके तो CO2 बना लेंगे नॉर्मल, लेकिन ये जो दूसरा है ये ट्वाइस ऑफ 2 मॉलिक्यूल, ये भी ट्वाइस हो गया, 2 CO2, 2 तो दोनों के लिए है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ CH3 फ्री रेडिकल। फिर थोड़ा तमीज़ से, क्या होता है हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं तो तमीज़ से बताएं, बोला अब ये CH3 के जो ट्वाइस हैं इनको सामने ले जाके और जोड़ दो C2H6, ऐसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तुमने कहा इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाएंगे तो CH3 फ्री रेडिकल बनेंगे 2 और ये CO2 निकल जाएंगे बाहर, और उसके बाद हम यहाँ पर इनको, ये जो 2 आपको दिख रहे हैं, है ना, इधर आ जाओ, ठीक है, ये तो 2 CH3 वही जो पीछे लिखा था, तुमने कहा ठीक है, C2H6, ठीक है, ये हो गया, तुमने कहा सही है यार C2H6, तुमने कहा ये और ये तो हमें दिख रहा है, अभी ऊपर तो देखा था अपन ने प्रोडक्ट में, ये दिख गया C2H6, ये दिख गया CO2, तुमने कहा हाँ यार, अब इसका भी बता दो भाई, इसका बचा है ख़त्म, ये देखो फाइनली। अब तुमने कहा कैथोड, हाँ भाई कैथोड की बारी आई, कैथोड पे एक्चुअल में हमारे पास है ना H भाई प्लस अपोजिट चार्ज जाता है ना, प्लस माइनस पे जाएगा, माइनस प्लस पे जाएगा, ये माइनस था तो प्लस पे चला गया था, देखो एनोड प्लस होता है ना, तो माइनस वाला प्लस पे गया था, तुमने कहा सही है, प्लस वाला माइनस पे जाएगा तो ये H जाता है, HOH होता है ना, उसका H प्लस जाता है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये सबको मालूम होना चाहिए, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होगी ना तो बनेगा फ्री रेडिकल। अगर मैं कोई दूसरे चैप्टर में होता ना तो मैं अभी H2 बना के फेंक देता, 2 + 2 - न्यूट्रल। लेकिन अभी ऐसा बोला जाता है H+, मतलब अभी तो ये बेचारा कुछ भी नहीं है इसके पास, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वो भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, ये आ रहे ना बाहर से दो, एक इसको, तो भैया ये हटा और ये गया ऊपर। बात को समझो ये, और इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल, इसी को डॉट से बनाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद ये जो H फ्री रेडिकल है, ये H फ्री रेडिकल है, मिलके H2 बना लेंगे, क्योंकि वो तो बॉन्ड तो बनाना ही है फाइनली ये। और आपने कहा सर H2 भी बन गया, चलो एक बाई प्रोडक्ट और बन गया। और आप ये देख सकते हैं NaOH जो आपका दिख रहा है वो सॉल्यूशन में आपने देखा Na+, अभी उसका कोई यूज नहीं हुआ पीछे, OH- उसका भी कोई यूज नहीं हुआ, तो मिलके ये लोग अंदर ही अंदर NaOH बना लेंगे। भाई Na+ OH- अभी तक नहीं आया ना कि भैया Na+ कहाँ गया, ये लो, ये देखो, अरे ये लो, ज़्यादा तेज खिसक गया वो, धक्का तेज पड़ गया। चलिए, तो तुमने कहा यार वो Na+ अंदर कहानी में था, OH भी था, है ना, तो वो NaOH बन गया। बाकी मैंने हाइड्रोजन की बात कर ली थी, इसकी बात कर ली थी मैकेनिज्म में, है ना, ऐसे करके। तो भैया मैं चाहता हूँ आप इनको देखो, फाइनली ये इसका पूरा मैकेनिज्म हो गया। आप अगर अलग करना चाहो तो आप अलग कर सकते हो, किसको उठा के आप, मतलब बस ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस है, इसको गैप, बाकी मैकेनिज्म पढ़ लेना जो पीछे और मैंने पढ़ाए हैं उनको कर लेना यार, ठीक है ना। और ये जो सी वाले हैं आपने देखा ना, अभी ये एनोड पे बनते हैं, मैंने शॉर्टकट से भी बता दिया था तुम्हें एक दिन, और ये कैथोड पे बनते हैं। सी से सी मिलाना मत, ये सी पे मत लिखना, कैथोड पे मत लिखना, सी को सी पे मत लिखना, ठीक है, ऐसा। ये एनोड, ये कैथोड, आई बात समझ में बच्चों, ये ऐसा था। तो ये था इसका मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए, तो ये अपना पूरी तरह से हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सुना, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे कि बता दिया था आपको वैसे ही करना। अगर इसको छोड़ना है आप बाद में छोड़ सकते हो, लेकिन टाइम है तो ज़रूर पढ़ना है इसको, ठीक है। चलिए, मिलते हैं।